आंखें हैं या बटन, इतना महंगा डिनर सेट तोड़ दिया। माँ जी वो गलती से मेरे हाथ से गिर गया। 3 साल हो गए फिर भी एक काम ढंग से नहीं कर सकते। माँ, इतनी छोटी सी बात के लिए आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। थप्पड़ ही मारा है, गोली नहीं मार दी जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो। ओवर रिएक्ट तो आप कर रही हैं, मैं नहीं। चुप रहो, अपने इस फटीचर पति के लिए मुझसे बहस मत करो। जाने दो नैना, गलती मेरी ही थी। अथर्व को पिछले 3 सालों में इन सब चीजों की आदत हो गई थी। चाहे गलती किसी की भी हो, दोषी वही होता था। नैना के दादाजी की जिद पर हुई इस शादी को कोई नहीं मानता था, नैना भी नहीं। लेकिन उसने कभी अथर्व की बेइज्जती नहीं की और पिछले कुछ दिनों से उसके दिल में अथर्व के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी बनने लगा था। लेकिन उसी रात जब पूरा घर सो रहा था, अचानक अथर्व का फोन बजा और वो चुपचाप बालकनी में चला गया। हाँ बोलो, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है? सर, दुबई वाले क्लाइंट्स मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि डील पर फाइनल साइन आपके सामने ही करेंगे। नहीं मान रहे हैं तो मत माने और दोबारा ऐसे मुझे कॉल मत करना। जब जरूरत होगी मैं खुद कॉल कर लूंगा। लेकिन सर, आपके बिना करोड़ों का प्रोजेक्ट रुक जाएगा। तो रुकने दो। और अगले ही पल अथर्व ने फोन काट दिया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पीछे खड़ी नैना उसकी पूरी बात सुन चुकी थी। दुबई वाले क्लाइंट्स, करोड़ों का प्रोजेक्ट। अथर्व, तुम किससे बातें कर रहे थे? ओ वो कोई रॉन्ग नंबर था। मैंने भी सोचा थोड़ा मजे ले लेता हूँ। सच? और नहीं तो क्या, करोड़ों के प्रोजेक्ट वाले लोग मुझे क्यों फोन करेंगे? नैना ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार उसे लगा कि अथर्व उससे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। और अगली सुबह मॉर्निंग वॉक से लौटे विजय अग्रवाल बोले, मनीषा, पता है शशिकांत के होने वाले दामाद ने उसे नई मर्सिडीज गिफ्ट की है और एक हमारा भिखारी दामाद है। क्या करें, सब आपके पिताजी की देन है जो इस कंगले को दामाद बनाना पड़ा। बस करिए आप लोग, हर बात पर अथर्व की बेइज्जती करना जरूरी नहीं है। वाह, आजकल तुम्हें इसकी बड़ी चिंता रहने लगी है। बस करो तुम लोग, छोड़ो ये सब। और सुनो नैना, कल तान्या की एंगेजमेंट है, इसे ढंग के कपड़े दिला देना ताकि हमारी थोड़ी इज्जत बच जाए। ठीक है पापा, वैसे भी मुझे शॉपिंग पर जाना है। अथर्व, तुम भी चलो मेरे साथ। और कुछ ही देर बाद नैना और अथर्व शॉपिंग के लिए निकल पड़े। लेकिन नैना के दिमाग में अब भी कल रात के फोन कॉल वाली बात घूम रही थी। मुझे तो नहीं लगता वो रॉन्ग नंबर था। जरूर अथर्व मुझसे कुछ छुपा रहा है। और 1 घंटे बाद दोनों शहर के सबसे बड़े सिंघानिया मॉल के डिजाइनर स्टोर में पहुंचे। शोरूम में सेल्स गर्ल कई ड्रेसेस दिखा चुकी थी। हर बार नैना कोई ड्रेस ट्राई करती और चुपचाप अथर्व के चेहरे को देखती। अथर्व के चेहरे के भाव ही सब बता देते थे। तभी नैना ने एक ब्लैक ड्रेस ट्राई की। उसे देखते ही अथर्व का चेहरा खिल उठा। नैना हल्के से मुस्कुराई और वही ड्रेस फाइनल कर दी। क्या प्राइस है इसका? मैम, जीएसटी के साथ सिर्फ 35 लाख। नहीं, मैं इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। 35 लाख की ड्रेस खरीदने की औकात नहीं है तो आते क्यों हो? नैना की नजर अथर्व पर गई, जो मोबाइल पर किसी को मैसेज कर रहा था। कुछ ही देर में वहाँ राजवीर सिंह आ गए, जो इस मॉल के हेड थे। मैम, आज स्पेशल ऑफर थी। जो भी इस ड्रेस को पहले ट्राई करेगा, ये ड्रेस उसे गिफ्ट में मिलेगी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। राजवीर ने अथर्व की तरफ देखा। मैम, ये कौन है? जी, ये मेरे हस्बैंड है, मिस्टर अथर्व सिंघानिया। ये सुनते ही अथर्व की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आज पहली बार नैना ने उसे हस्बैंड कहा था। मैम, ये 35 लाख का सूट भी इस ड्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। वापसी के पूरे रास्ते उसके चेहरे पर मुस्कान थी। इतना खुश नैना ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। घर पहुंचती अथर्व फिर अपने काम में लग गया, लेकिन नैना के मन में एक हल्का सा शक उठ चुका था। शनाया, कहीं ये ड्रेस अथर्व ने तो नहीं दिलवाई? जिसके अपने कपड़े फटे हो वो तुम्हें 35 लाख की ड्रेस दिलवाएगा? नैना का थका चेहरा देखकर अथर्व चुपचाप उसके लिए कोल्ड कॉफी बना लाया। एक सिप लेते ही नैना के चेहरे पर सुकून उतर आया। अथर्व उसकी मुस्कुराहट देख खुश हो जाता है। लेकिन क्या सच में अथर्व ने यह ड्रेस नैना को गिफ्ट के तौर पर दिलवाई थी? अगले दिन नैना की कजिन तान्या की रिंग सेरेमनी थी, लेकिन अथर्व बेचैन था क्योंकि नैना अभी तक नहीं पहुंची थी। तभी उसने नैना को हड़बड़ी में आते देखा। उसकी कलाई पर खरोच का निशान था और आंखों में आंसू थे। मुझे मेरी वाइफ की आज की पूरी डिटेल चाहिए। कुछ ही देर में नैना वही ब्लैक ड्रेस पहनकर नीचे आई, लेकिन उसकी आंखों का दर्द अथर्व से छुपा नहीं। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। अथर्व भी ब्लैक सूट पहनकर आया। दोनों जैसे ही पार्टी में दाखिल हुए, हर नजर बस उन्हीं पर टिक गई। आज अथर्व के सामने नैना भी फीकी लग रही थी। तभी 2 लड़के नैना को घूरने लगे। उन्हें देखते ही नैना का हाथ डर से हल्का सा कांप उठा। अथर्व ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। नैना चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। आज अथर्व की आंखों में वो मासूमियत नहीं थी। नैना को उसके साथ सुरक्षित महसूस हुआ। तभी फोन बज उठा। सर,
अमन सिन्हा ने बिजनेस मीटिंग के बहाने नैना मैडम को होटल बुलाया था और वहाँ उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैडम किसी तरह बचकर निकल आई। ये सुनते ही अथर्व के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। तभी उसके फोन पर कुछ फोटो आए। अथर्व ने एक नजर में पहचान लिया, वो वही लड़का था जो अभी नैना को घूर रहा था। नैना अब भी डरी हुई थी। अब हमें चलना चाहिए। तभी सिन्हा के बेटे अमन ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया। आए जाने मन, क्या रेट है तेरा? हाँ? नैना की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पता था उसका फटीचर पति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगले ही पल अथर्व का मुक्का सीधे उस लड़के के सीने पर पड़ा। नैना हैरानी से देखती ही रह गई। अगले ही कुछ सेकंड में अथर्व ने बाकी सबकी हड्डियां तोड़ दी। चारों तरफ सिर्फ कराहने की आवाजें गूंज रही थी। ये हाल देखकर अमन खुद डर से कांप उठा और अब अथर्व उसकी तरफ बढ़ रहा था। अथर्व, क्या हो गया है तुम्हें? 3 साल में मैंने तुम्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। 3 साल में मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं देखे। जो तुम्हें रुलाएगा उसकी तो मैं। अथर्व ने गुस्से में एक जोरदार पंच अमन के मुंह पर जड़ा। उसके 4 दांत हवा में उड़ गए। नैना का परिवार जो 3 सालों से अथर्व को बेइज्जत करता आया था, आज अथर्व का ये रूप देखकर डर गया। नैना, रोको उसे। वो मिस्टर सिन्हा का बेटा है, उसे कुछ हुआ तो पूरा शहर जल जाएगा। वो नहीं रुकेगा माँ, वो मुझसे दीवानगी की हद तक प्यार करता है। अथर्व की नजर नैना की कलाई पर पड़ी, जहां अभी भी जख्म के निशान थे। अथर्व ने अमन का हाथ कसकर पकड़ लिया। इसी हाथ से छुआ था ना उसे। अथर्व ने अमन का हाथ पूरी ताकत से मरोड़ दिया। अमन की चीख गूंज उठी। उसी वक्त अमन का बाप सिन्हा वहां आ गया। वो आदमी जिसका नाम ही शहर में खौफ पैदा कर देता था, आज उसके बेटे को सबके सामने अथर्व ने पीटा था। मिस्टर सिन्हा, ये मेरे हस्बैंड है। मैं आपसे माफी। तुम्हारा सर किसी के आगे झुके, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे मैं इतना मजबूर कर दूंगा कि तू खुद अगले 5 मिनट में मेरे जूतों पर नाक रगड़ेगा। अथर्व बस मुस्कुराया, लेकिन उसकी वो मुस्कान खौफनाक थी। वो आगे बढ़ा, सिन्हा के कोट से सिगार निकाली। नहीं सिन्हा, अगले 5 मिनट में तू मेरे जूतों पर नाक रगड़ेगा। सिन्हा कुछ बोलने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। सर, बर्बाद हो गए। हमारे 5 कसीनो सील कर दिए गए हैं। सिन्हा का रंग उड़ गया। उसने अथर्व की तरफ देखा। अथर्व ने लाइटर से सिगार जलाई। तभी दूसरा कॉल। सर, हमारे सारे सरकारी टेंडर टर्मिनेट हो गए हैं। एक और कॉल वेटिंग पर था। अब सिन्हा के माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। उसका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। सिन्हा ने घबराकर अथर्व की तरफ देखा। तभी रिजॉर्ट के बाहर सायरन गूंज उठे। एक के बाद एक 20 काली चमचमाती लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। पुलिस कमिश्नर, मिनिस्टर और कई बड़े अधिकारी उतर कर आने लगे। अरे, सिन्हा की पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। मिनिस्टर, कमिश्नर और तमाम बड़े अधिकारी सिन्हा नहीं बल्कि अथर्व के सामने पसीना पोंछते हुए खड़े थे। साहब, क्या आदेश है? सबका मुंह खुला का खुला रह गया। नैना और उसकी पूरी फैमिली अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वही फटीचर जमाई जो उनके जूते साफ करता था, ताने और गालियां सहता था, आज उसके सामने पूरा सिस्टम हाथ जोड़कर खड़ा था। सिन्हा के पैर कांपने लगे। वो घुटनों के बल रेंगता हुआ अथर्व के जूतों तक पहुंचा। डरते हुए उसने वही सवाल पूछा जो वहां मौजूद हर किसी के मन में था। मालिक, आप कौन हो? गलत आदमी से भिड़े हो सिन्हा। मैं कायर नहीं, फायर हूँ। इतना पावरफुल होने के बावजूद अथर्व घर जमाई क्यों बना? क्या मजबूरी में हुई ये शादी कभी प्यार में बदल पाएगी? जानने के लिए अभी इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके डाउनलोड करें पॉकेट FM और फ्री में सुनें एक्शन और सस्पेंस से भरी कहानी एम्पायर ऑफ हिडन किंग। और याद रखिए, 10वें एपिसोड के बाद आने वाला ट्विस्ट आपका दिमाग हिला देगा।